हेलो बच्चों, आज हम महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत बहुलक में टेफ्लॉन का परिचय, परिभाषा, बनाने के विधि, गुण और उसके उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे या अध्ययन करेंगे। आप सबको पता है बहुलक के बारे में, पूर्व कालखंड में हमने चर्चा कर चुका है। बहुलक किसे कहते हैं और बहुलीकरण किसे कहते हैं। बहुलक और बहुलीकरण ये दो शब्द है ना। बहुलक किसको कहेंगे, किसको कहेंगे? किसे कहेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक, आपने कहा जब दो या दो से अधिक सरल अणु आपस में संयोग करते हैं या आपस में जुड़ते हैं तो उच्चतर आणविक द्रव्यमान या आणविक भार वाले कार्बनिक यौगिक बनता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अब बहुलीकरण क्या होगा? हाँ, पॉलीमराइजेशन जिसका अंग्रेजी नाम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, किसे कहेंगे पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण किसको कहते हैं? अब बहुलक जान गए है ना। जब दो छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं उसको तो बहुलक कहेंगे। जब दो छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसको तो बहुलक कहते हैं। तो ये बहुलीकरण क्या होगा? बहुलक बनाने की जो प्रोसेस है, बहुलक बनाने की जो विधि है, बहुलक बनाने की जो मेथड है, इस क्रिया को क्या कहेंगे? बहुलीकरण कहते हैं, है ना। अर्थात वह घटना जब किसी बहुलक के निर्माण में होता है, यह वह विधि जब किसी बहुलक को बनाने के लिए होता है, क्या क्रिया कहलाएगा? बहुलक बहुलीकरण कहलाता है। अब बहुलीकरण क्रिया में क्या प्राप्त कर रहे हो आप? बहुलक, है ना। बहुलीकरण की एक विधि है, उसमें क्या प्राप्त कर रहे हैं हम? बहुलक प्राप्त कर रहे हैं। कौन कौन सा बहुलक प्राप्त किया अभी तक हमारे कोर्स में, है ना। पहला बहुलक पॉलीथीन, ठीक है बच्चों। हमारे कोर्स में दूसरा बहुलक पीवीसी जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, और तीसरा जो बहुलक है कोर्स में जो है वो टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन का रासायनिक नाम, टेफ्लॉन का रासायनिक सूत्र, ये दोनों जानने का प्रयास करते हैं। रासायनिक नाम टेट्रा फ्लोरो, कौन सा? पॉली टेट्रा फ्लोरो, है ना। पॉली टेट्रा फ्लोरो, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। क्या कहा मैंने? पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। अर्थात एथिलीन शब्द जुड़ा है। जिस प्रकार से हम पॉलीथीन बनाए, किससे बना? एथिलीन से बना है पॉलीथीन। तो अंतिम में एथिलीन है। तो दिमाग में थोड़ा से आप छापिए, ब्रेन में आप नोट करिए कि इसे भी एथिलीन से प्राप्त करते होंगे। माने एथिलीन में कितने कार्बन होंगे बच्चों? 2 कार्बन होते हैं। अब एथिलीन में इसमें एक नया शब्द जुड़ गया है। क्या शब्द? फ्लोरो। फ्लोरो किसके लिए जुड़ता है? आवर्त सारणी में आते हैं हम 17वें समूह में। 17वें समूह का प्रथम सदस्य का नाम होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। सूत्र क्या होता है इसका? बहुत बढ़िया, F2 फ्लोरीन।
और एफ जो है ना फ्लोराइड ये कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, सबसे पहला मैंने रासायनिक नाम बताया, उसके बाद रासायनिक सूत्र यदि हम टेफ्लॉन का जानना चाहें तो हमारा मुख्य बिंदु में बहुलक में टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इसको पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन कहते हैं। क्या कहेंगे? संक्षिप्त नाम पी टी एफ ई। याद कर लीजिए, टेफ्लॉन का जो नाम है पी टी एफ ई, याद हो गया? बोलिए, बिल्कुल सही, पी टी एफ ई है ना, पी टी एफ ई। अब पी टी एफ ई का पूरा नाम क्या होगा? ये उसको किसको कहते होंगे? पी मतलब पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक को पॉली कहते हैं। मेनी, मेनी, ठीक है। टी मतलब होता है टेट्रा, टेट्रा किसके लिए होता है? चार, चार अणु उपस्थित होगा उसमें। कितने अणु? चार अणु। माने किसका? एफ मतलब फ्लोराइड, और जब फ्लोराइड उसमें जुड़ता है तो फ्लोरो कहेंगे, है ना। तो एफ मतलब फ्लूओरो, फ्लूओरो, और ई मतलब होता है एथिलीन, ई मतलब एथिलीन। तो इसको हम कहेंगे पॉली टेट्रा फ्लोरो फ्लोरो एथिलीन, एथिलीन, ठीक है। आपको याद हो गया, ये नाम भी, ये नाम भी और ये नाम भी। ये तीन प्रकार के पूछ सकते हैं आपको परीक्षा में, है ना। पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का कोई दो उपयोग। प्रश्न ये भी आ सकता है, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन के परिभाषा। PTFE का पूरा नाम लिखिए, है ना। टेफ्लॉन किसे कहते हैं? तो आप ये तीनों को याद कर लीजिए, है ना। अब इसके नाम, रासायनिक नाम के बाद हम आते हैं संरचना सूत्र, है ना, सामान्य सूत्र। तो इसका सामान्य सूत्र होगा बच्चों CF2 और कितने अणु इसके होंगे? N अणु होंगे। तो F कितने हो गए यहाँ पे? 2 2 4 टेट्रक है। फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, और 2 कार्बन परमाणु है, तो ये क्या हो जाएगा? एथिलीन, है ना, एथिलीन। इस प्रकार से PTFE को हम जानते हैं। अब ये कैसे बनता है? तो हमारी दूसरा जो ये है, ये परिभाषा इसका हम करें, किसे कहते हैं? टेफ्लॉन सबसे पहले आ जाएगा। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जिस प्रकार से PVC और पॉलीथीन क्या था? संश्लेषित योगात्मक बहुलक था ना। उसी प्रकार से टेफ्लॉन भी मानव द्वारा बनाया गया बहुलक है। तो मानव द्वारा बनाया गया बहुलक को क्या कहते हैं? संश्लेषित बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे? संश्लेषित। तो टेफ्लॉन संश्लेषित बहुलक है ये। अब परिभाषा में जानना चाहें इसका, किसे कहते हैं? टेफ्लॉन वह बहुलक है जिसमें
कार्बन परमाणु के 2 अणु और फ्लोरीन के 4 अणु मिलकर टेट्रा फ्लूरो एथिलीन बनता है। 2 या 2 से अधिक टेट्रा फ्लूरो एथिलीन मिलकर या बहुलीकरण करते हैं तो हमें PTFE प्राप्त होता है, अर्थात पॉली टेट्रा फ्लूरो एथिलीन प्राप्त होता है। ये परिभाषा हो गया। परिभाषा के पश्चात हम आप इसमें आते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि बहुलक या टेफ्लॉन को टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बनाया जाता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन के 2 या 2 से अधिक परमाणु लेते हैं, अणु लेते हैं, अर्थात हम N अणु ले लेते हैं। N अणु CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका नाम टेट्राफ्लोरो एथिलीन इसके कितने अणु लिए हैं बच्चों? N अणु लिए हैं। N का मतलब क्या होगा? ये जो N अणु जो है 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक है ना ये, तो ये जो है 2 या 2 से अधिक लिए हैं, तो N जो है ना 2 या 2 से अधिक अणु को दर्शाता है यहाँ पे, या टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। पुनः इसको थोड़ा बड़ा अक्षर में लिखूं, स्पष्ट समझ में आ जाएगा नाम। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये है ना, N अणु लिए हैं हम। अब इसका क्या करते हैं? बहुलीकरण करते हैं। बहुलीकरण एक मेथड है, एक प्रोसेस है, एक विधि है ना बहुलीकरण। तो लिख दीजिए यहां पे बहुलीकरण किसकी उपस्थिति में? एक रासायनिक यौगिक जो अकार्बनिक लवण होता है, अमोनियम पर ऑक्सोसल्फेट, इसका सूत्र होता है बच्चों NH4 कोष्टक में लिख देते हैं इसको, और होल ट्वाइस, तो NH4 होल ट्वाइस, फिर H2O8। इसका जो नाम है वो है अमोनियम पर ऑक्सोसल्फेट। आप नीचे में नाम लिख सकते हैं, अमोनियम पर ऑक्सोसल्फेट। अमोनियम पर ऑक्सोसल्फेट की उपस्थिति में जब टेट्राफ्लोरोएथिलीन के N अणु का बहुलीकरण करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो हमें सीधा सीधा क्या प्राप्त हो जाता है? PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन या टेफ्लॉन प्राप्त हो जाता है। वो कैसे देखते हैं? कोष्टक के अंदर सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड, और कोष्टक को बंद करते हैं और इसके N अणु ले लेते हैं। अब क्या हुआ है? PTFE प्राप्त हुआ, या हम इसी को कहते हैं टेफ्लॉन। यदि आपको पूछे, परीक्षा में आए टेफ्लॉन बनाने की विधि क्या है, तो आप ये समीकरण को दीजिएगा, ये समीकरण देना है। हम क्या समीकरण में क्या लिखेंगे? NCF2 डबल बॉन्ड CF2, एरो लगाएंगे
तीर के निशान, ऊपर में बहुलीकरण लिखेंगे, नीचे में उसके एक लवण को लिख देंगे, उस लवण का नाम है अमोनियम पर ऑक्सो सल्फेट। सूत्र क्या होगा? NH4 होल ट्वाइस H2O8, अमोनियम पर ऑक्सो सल्फेट। जब तीर के निशान लगाएंगे तो क्या बनेगा? सीधा PTFE। कैसे सूत्र आएगा PTFE का? सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड, कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे और नीचे में N अणु को दर्शा देंगे। तो यही तो PTFE है हमारा, यह टेफ्लॉन है ना। अब आप यहाँ पे थोड़ा से सोचिएगा, हमारी कार्बन की जो संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। क्या कार्बन की संयोजकता यहाँ पे संतुलित हो रहा है? आ रहा है? आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है ना? कैसे आ रहा है देखिए, 1 और 1 2 बंद तो स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, 2 बंद दिखाई नहीं दे रहा है कि दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। उसको देखने के लिए आपको कितने नेत्र की जरूरत पड़ेगी? तीसरा नेत्र। तो तीसरा नेत्र से देख लो। कैसे? 1 और 1 2। नहीं समझ में आया? तीसरा नेत्र है ही नहीं सर, बोलो, है ना? हम बताते हैं तीसरा नेत्र कैसे देखते हैं। ये कोष्टक के अंदर एकल बंद C, एकल बंद F, एकल बंद F, फिर एकल बंद C, फिर एकल बंद F, एकल बंद F, एकल बंद, और ये N अणु। अब मेरे को बताइए, कार्बन की संयोजकता 4 है? हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा है का? हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। ये संरचना ये संरचना में अंतर लग रहा है आपको? है क्या अंतर है? कुछ नहीं अंतर है। ये कार्बन के साथ में 2 F जुड़े हैं, ये देखो जुड़े हैं ना। तो 1 2 3 4 भैया बने होशियार, है नहीं? अब आप लोग भैया भी हैं, बहन भी हैं, इसलिए बहन बने होशियार, है कि नहीं? तो कार्बन की संयोजकता 4 इसमें संतुलित हो रहा है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसका नाम क्या होगा? टेफ्लॉन। क्या होगा? टेफ्लॉन, PTFE। ये अब इस रासायनिक जो सूत्र है, हम वास्तविक में माने अधिक मात्रा में टेफ्लॉन बनाना चाहते हैं, अधिक मात्रा में, तो N के स्थान पे क्या रख दें? एक नहीं रखेंगे, 2 3 4 5 6 जितना आपको जरूरत पड़ता है। बड़े बड़े इंडस्ट्री में कहना चाहिए। और एक चीज है यहाँ पे, बहुलीकरण जब इसको मिलाते हैं ना तो गर्म करते हैं ना, ये हीट जिसको हम गर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से गर्म करने के बाद हम सीधा सीधा टेफ्लॉन प्राप्त हो जाता है। अब N अणु जो है, N अणु जो लिए हैं, इसके जगह हम 2 4 6 रख सकते हैं, है ना? हमें वृहत मात्रा में, वृहत मतलब बहुत बड़े पैमाने पे प्राप्त हो जाएगा टेफ्लॉन। आइए देखते हैं। देखिए, टेफ्लॉन किससे बना रहे हैं हम? टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बना रहे हैं। तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का सूत्र होगा CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है? CF2 डबल बॉन्ड CF2 ये है। इसके कितने अणु लें बच्चों? 2 अणु ले लें? चलो 4 अणु लेते हैं। चलिए 4 अणु ले लिए, है ना? नाम क्या हो जाएगा इसका नाम?
टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। एथिलीन। अब क्या करेंगे, इसको बहुलीकरण करेंगे। किसकी उपस्थिति में? एक साल्ट, साल्ट मतलब लवण। कौन से लवण? अमोनियम लवण। कौन से लवण? अमोनियम लवण। तो तीर के निशान लगा दिए, ऊपर में लिख देते हैं बहुलीकरण। बहुलीकरण है ना। और यहाँ पे हीट करने का माने गर्म करने का एक संकेत होता है जो त्रिकोणाकार का होता है। और नीचे में हम जो लवण है उसके सूत्र को कर देते हैं NH4 होल ट्वाइस H2O8। इसका नाम क्या होगा? अमोनियम पर ऑक्सो सल्फेट। आपको इतना याद रखना पड़ेगा सूत्र को, है ना। अमोनियम पर ऑक्सो सल्फेट। अब आपका प्रश्न है, सर यदि हम इसको नहीं लिखें तो नहीं चलेगा, नहीं बनेगा का टेफ्लॉन? है नहीं, नहीं लिख के देखो, मत लिख के देखो, बनेगा कि नहीं पता चल जाएगा, है नहीं। नहीं लिखोगे तो नहीं बनेगा, देख लेना, है नहीं। इसलिए लिखना जरूरी है और लिखने के लिए याद करना जरूरी है। और याद करने के लिए आपको NH4 होल ट्वाइस H2O8 याद रहना जरूरी है ना। इस प्रकार से ये आगे सूत्र देखते हैं वो कैसे। आइए बहुलीकरण में NH4 होल ट्वाइस H2O8 जिसे हम अमोनियम पर ऑक्सो सल्फेट कहते हैं, इस लवण की उपस्थिति में बहुलीकरण करते हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन, तो हमें टेफ्लॉन प्राप्त हो जाता है। हमने कितना अणु लिया है? कार्बन वो एथिलीन को 4 अणु। कितने कार्बन हुआ आपके पास? 4 और 4 8 हुआ ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन हो गए। ये बीच में एकल बंध जोड़ दीजिए। और कितने F है? 4 दूने 8 दूने 16 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया ना, 16 F। तो जोड़ दीजिए इसको। F 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 ये, और चाहे तो कोष्टक में बंद कर दीजिए। क्या बना? यही तो बना, टेफ्लॉन बन गया हमारा। PTFE बन गया और PTFE नाम लिख दीजिए या टेफ्लॉन नाम लिख दीजिए। ये इस प्रकार से ये हमें टेफ्लॉन प्राप्त हो गया। अब अगला इसका मुख्य बिंदु के अंतर्गत इसके गुण में आते हैं। गुण पहला गुण, टेफ्लॉन जहां भी आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसा है तो वो टेफ्लॉन होगा। पहला गुण, टेफ्लॉन बहुत कठोर होगा। कठोर मतलब ऐसे मोड़ोगे तो नहीं मुड़ेगा वो, है ना। ऐसे मोड़ोगे तो नहीं मुड़ेगा। लेकिन अब सर ये टेबल है ना, या ये है,
या ये डस्टर है, चलिए, है ना। अब इसको मैं मोड़ रहा हूं, नहीं मोड़ रहा है, तो ये टेफ्लॉन होगा क्या? आपका प्रश्न, टेफ्लॉन होगा? नहीं, नहीं होगा। माने वो भी प्लास्टिक के जैसा दिखने वाला, प्लास्टिक के जैसा स्वभाव रखने वाले यौगिक होंगे। ठीक है। आपका प्रश्न ये था कि सर बहुत कठोर पदार्थ है, तो हमारा जो ये लकड़ी है वो भी नहीं टूटता है, कठोर है, तो क्या ये टेफ्लॉन होगा? नहीं, ये कास्ट कहलाता है, लकड़ी कहलाता है। हमारा जो टेफ्लॉन है वो प्लास्टिक के जैसा होगा। तो पहला ये होगा, यह बहुत कठोर पदार्थ होता है, होता है। ये हो गया नंबर 2। गुण नंबर 2, यदि हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, हीट का मतलब ताप देते हैं, गर्म करते हैं या उष्मा देते हैं, 3 शब्द मैंने बताया, 3 शब्द मैंने बताया, क्या क्या? ताप, गरम और उष्मा, है नहीं? ताप, गरम और उष्मा, ये तीनों चीज में करते हैं टेफ्लॉन को, तो वो उष्मा के प्रति प्रतिरोधी होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको उष्मा में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गरम करने से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ताप देने से। मतलब ये है बेटा, मान लीजिए यहाँ पे आग जल रहा है ना, यहाँ पे आग जल रहा है, और मैं टेफ्लॉन को यहाँ पे लाऊं, है नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। अपना माने आकार को नहीं बदलेगा, वो अपने आकार एकदम ऐसे स्ट्रेट रहेगा। कहने का तात्पर्य उष्मा से कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यह उष्मा प्रतिरोधी होता है, उष्मा का प्रतिरोधी होता है, प्रतिरोधी होता है। ये नंबर 3 गुण आते हैं, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। जो हमने टेफ्लॉन बना डाले हैं ना, है ना, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। मतलब ये जो है ना, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, यदि हम इसको रख देते हैं कई साल तक वैसा ही रहता है, दिखता है ना? रासायनिक रूप से निष्क्रिय मतलब, हम चलो पॉलीथीन के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी देर, है ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पॉलीथीन ले आए, आज खरीद के लाए, आज से 6 महीना बाद में उसको देखते हैं या उसको पकड़ते हैं तो बिना फाड़े फटना शुरू हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कहीं ना कहीं कहना चाहिए पॉलीथीन में क्या हुआ होगा? रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा ना, तब तो फटा। पहले हम लाए थे तो नहीं फटा है, पकड़ने से कुछ नहीं होता था, बड़े अच्छा लगता था, लचीला लगता था, बढ़िया। आज 6 महीना के बाद उस पॉलीथीन को यदि हम पकड़ते हैं तो ऑटोमेटिक फटने लगता है। होता है ना ऐसा? घरों में उपयोग करते हैं तो होता है ना ऐसा? आप सबको पता है। लेकिन ये जो टेफ्लॉन है ना, उसको आप 6 महीना तक रखिए, 6 महीने के बाद भी वैसा ही रहेगा जो जैसे पहले खरीद के लाए थे आपने, है ना। इसका मतलब यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। नंबर 4 गुण देखते हैं, गलनांक। अब ये मेरे को बताइए, गलनांक किसको कहते हैं?
मैं पूर्व कालखंड में चर्चा कर चुका हूं। पिघलता है, कौन पिघलेगा? पानी। कौन पिघलेगा? गैस। नहीं, कौन पिघलेगा? ठोस, है ना। पदार्थ के जो ठोस अवस्था है ना, वही पिघलता है। कब पिघलेगा? चलिए ठोस है, पिघल जाएगा? नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा? इसको गर्म करना पड़ेगा। कब तक? जब तक न पिघले। मतलब गलनांक का परिभाषा क्या हो गया? वह परम तापमान या वह परम क्रांतिक तापमान जिस बिंदु पर कोई ठोस पिघल जाता हो, क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। अर्थात टेफ्लॉन का गलनांक, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। MP मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसका जो गलनांक होता है 330 अंश सेंटीग्रेड। माने देखो कितना ज्यादा ताप देना पड़ता है, हैं? कहने का मतलब यहाँ चूल्हा जल रहा है ना। और टेफ्लॉन को आप सामने रख दीजिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक 330 अंश सेंटीग्रेड। और 330 अंश सेंटीग्रेड में तो साधारण जो पत्थर है वो भी पिघल जाता है, साधारण जो लोहा है वो भी पिघल जाता है। बहुत ताप की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको ताप दृढ़ भी कहते हैं, है ना। ताप दृढ़, थर्मोसेटिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसकी गलनांक कितने अंश सेंटीग्रेड हो गया? 330 अंश सेंटीग्रेड ताप होता है गलनांक। नंबर 5वां इसका रासायनिक गुण। इस पर अम्ल और क्षार की क्रिया उच्च ताप पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए मैं कोई अम्ल डाल देता हूं इसमें, ठीक है। अम्ल का मतलब जानते हो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। कितना खतरनाक है। इसमें डाल देने से इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अम्ल और क्षार का इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम पॉलीथीन में आते हैं। पॉलीथीन में HNO3 चिटक जाता है ना, तो रंग छोड़ देता है, छेद हो जाता है, जलने लगता है। ये जो लकड़ी है ना टेबल, इसमें यदि हम HNO3 डाल दें इतना सा, वो जलने लगता है, काला पड़ जाता है। कहने का मतलब है टेफ्लॉन में अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अम्ल व क्षार का उच्च ताप पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह ताप का लिख देते हैं, पर को उच्च ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, ये गुण हो गया, 5वां गुण हो गया बच्चों। अब टेफ्लॉन के गुण के बाद में हम अंतिम बिंदु उपयोग में आते हैं। उपयोग, तो टेफ्लॉन का क्या क्या उपयोग होगा देखते हैं। उपयोग, पहला उपयोग टेफ्लॉन का, अम्ल रखने के लिए एक जरिकेन बोलते हैं ना, केन पकड़ने वाला पात्र, बर्तन। अब बर्तन मतलब ये स्टील का बना होगा नहीं, टेफ्लॉन का बना है भैया वो। क्योंकि अम्ल को ना रखने के लिए ऐसा पात्र की आवश्यकता होती है जिससे वो रिएक्शन अभिक्रिया ना करे। तो टेफ्लॉन अम्ल और क्षार के साथ में क्रिया करता है क्या? नहीं करता, है ना। तो पहला उपयोग क्या हो गया उसका? पहला उपयोग क्या हो गया? टेफ्लॉन अम्ल रखने में केन के रूप में, अम्ल रखने में केन के रूप में, ठीक है।
केन का मतलब समझ रहे हैं? एक पात्र को कहते हैं, टेफ्लॉन से बना हुआ पात्र। चाहे आप उसको लोटा का आकार करो, चाहे आप एक गुंडी के आकार का करो, चाहे आप एक ड्रम के आकार कर रहे, वो टेफ्लॉन का बना रहे, पात्र जिसको कहेंगे। ओके, यस। नंबर दूसरा उपयोग टेफ्लॉन का, आपके घर में सब्जी बनता है, किससे बनाते हैं? कढ़ाई से, है ना? आप कभी कभी ये देखे होंगे, कढ़ाई के ऊपर में, है ना, नीचे नहीं, ऊपर में एक काला रंग का एक कोट चढ़ा हुआ रहता है, काफी चिकना रहता है। देखा है, देखा है, देखा है, देखा है, सबने देखा। किसने नहीं देखा? सबने देखा, है ना? क्या देखा? टेफ्लॉन का कोट देखा, है कि नहीं? तो वो जो टेफ्लॉन, जो बर्तन खाना पकाने वाला में चिकनाई प्रदान करने के लिए कोट लगाया जाता है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बर्तनों में कोटिंग के रूप में अचिपचिपा बनाने में इसका उपयोग होता है। लिख सकते हैं ना? तो लिखिए, बर्तनों में कोटिंग के रूप में अचिपचिपा, चिपचिपा मतलब चिपकता है ना? जैसे हम रोटी पकाते हैं, है ना, तो कई बार में ज्यादा टेम्परेचर होता है, जल जाता है, जलने के कारण चिपक जाता है। लोहा वाला तवा में देखना, लेकिन जो टेफ्लॉन वाला जो तवा है ना, उसमें नहीं चिपकता, जल गया रोटी, जला देता है रोटी को, और वो जो कार्बन है उसको छोड़ देता है आप ही आप, माने अचिपचिपा के रूप में, अचिपचिपा बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये नंबर दूसरा हो गया। तीसरा इसका उपयोग देखते हैं, नंबर तीसरा उपयोग, टेफ्लॉन विद्युत रोधी उपकरण बनाने में होता है। अब मेरे को ये बताइए, आप लोग के घर में टीवी होता है, फ्रिज होता है, मिक्सर ग्राइंडर होता है ना? डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट उस मोटर में प्रवाहित करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट जब मोटर में जा रहा है, और वो जो मोटर जो बना होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, माने करंट वहां पे आ सकता है नहीं? ऊपर में यदि हम कोई स्टील का करें, या ऊपर में कोई लोहा का करें, या ऊपर में कोई तांबा का करें, या ऊपर में कोई एल्यूमिनियम का करें, तो सटाक से करंट मारेगा, और ज्यादा होगा चिपका देगा, जा, है नहीं? तो ऐसे जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं, इसके ऊपर, है ना, ये टेफ्लॉन का कोटिंग होता है। और टेफ्लॉन का कोटिंग हो, एक तो कठोर है, ठोस है, जोर से घूंसा मारोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, हाथ टूट जाएगा आपका, है नहीं? कहने का मतलब, जो विद्युत उपकरण होते हैं उसके ऊपर में कोटिंग करने के लिए, ऊपर में बनाने के लिए, कवरिंग करने के लिए, है ना, ढकने के लिए बनाया जाता है। नहीं तो करंट लग जाता। तो इसको क्या लिखेंगे? विद्युत रोधी उपकरण बनाने में, विद्युत रोधी उपकरण बनाने में नंबर चौथा उपयोग देखते हैं। नंबर चौथा उपयोग, नंबर चौथा उपयोग किसका? टेफ्लॉन का। नंबर चौथा जो उपयोग होगा, आप लोग सुने होंगे
ये कार है ना, बेकार नहीं, ये कार है ना, गैस से चलता है। सुने होंगे, सुने होंगे, सुने होंगे। ये कार पेट्रोल से चलता है, सुने होंगे। ये कार डीजल से चलता है, सुने होंगे। अब मिट्टी तेल नहीं कहूंगा ना, क्योंकि मिट्टी तेल से नहीं बना है इंजन। डीजल इंजन बना है, पेट्रोल इंजन बना है और गैस इंजन बना है। तो गैस इंजन के बनाने के लिए गैसकेट के रूप में टेफ्लॉन का उपयोग होता है। पेट्रोल को छोड़ दीजिए, डीजल को छोड़ दीजिए, जो माने व्हीकल्स किससे चलता है? गैस से चलता है। अब कौन से गैस से चलता है बच्चों, पता है आप लोगों को? सीएनजी, सीएनजी सुने हैं ना, कंप्रेस्ड है ना। हाँ क्या? यस, वेरी सुंदर, माने वेरी ब्यूटीफुल। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये तो अंग्रेजी हो गया, हिंदी में क्या होगा? नेचुरल मतलब प्राकृतिक, गैस मतलब गैस है ना, और कंप्रेस्ड मतलब दाब पैदा करता है, जो दाब है ना, अंदर में लिक्विड रहता है, जब दाब के कारण होता है तो गैस पैदा होता है, इसको सीएनजी कहते हैं। और इस सीएनजी का जो टैंक होता है ना भैया, वो किससे बना होता है? टेफ्लॉन से, है ना। तो गैसकेट के बनाने में, गैसकेट के बनाने में देख लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, कितना सुंदर सा कहना चाहिए कार्बनिक यौगिक है ना। काश उस गैसकेट बनाने वाले फैक्ट्री में केमिस्ट के पोस्ट में हम चले जाते। बिल्कुल जा सकते हैं, बनाने वाले मिस्त्री बन सकते हैं। अभी साधारण भाषा में मिस्त्री कहते हैं, लेकिन वास्तविक मिस्त्री नहीं है, वो केमिस्ट का पोस्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो उसको जाने के लिए हमको रसायन मतलब कार्बनिक रसायन का जानना बहुत जरूरी है, उसका उसमें माहिर होना है, तब जाके बनाएंगे, है ना। अर्थात गैसकेट के बनाने में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत हमने आज टेफ्लॉन का परिभाषा, बनाने की विधि, उसके गुण, उसके उपयोग के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।